इन्वेंट्रीज जो हैं इसको बेसिकली ये स्टॉक्स को कहते हैं हम। स्टॉक ऐसी आइटम्स जो कि आपने ली होती हैं सेल करने के लिए, इनको गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका अभी तक हमारे साथ जो तारुफ है ना वो ये है कि हमें स्टॉक्स जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करने होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें मिलता है कहाँ पे मिलता है? ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलता है, नीचे दिया गया होता है, एडजस्टमेंट्स के अंदर दिया गया होता है। तो एडजस्टमेंट्स के अंदर जो है ये क्लोजिंग स्टॉक हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई ट्रायल बैलेंस, हम लोग कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल बनाते हैं, हम कहते हैं यार ये ट्रायल बैलेंस है, एंड पे नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया गया होता है, उसकी एक अमाउंट दी गई होती है। उसको हम दो जगह पे लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कहाँ कहाँ पे लिखते हैं? हम उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस करते हैं, और इन्वेंट्रीज के अंदर हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाके इसको लिखते हैं। कहाँ पे? मैं बता देता हूँ आपको। देखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप सेल्स लिखते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं, लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आप ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक आपको ट्रायल में दिया गया होता है, परचेजेस ऐड करते हैं, और इसमें बहुत सारा अलम गलम प्लस माइनस करते हैं, और एंड पे आप माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये आपको सवाल में एडजस्टमेंट्स में दिया गया होता है, जिससे आपका नेट प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर नेट प्रॉफिट आता है। सिमिलरली जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट बनाते हैं, तो आप उसमें एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स में पहली हेडिंग आपकी नॉन करंट एसेट्स की होती है, और दूसरी हेडिंग आपकी करंट एसेट्स की होती है। करंट एसेट्स में नॉर्मली सबसे ऊपर इन्वेंट्रीज के नाम से आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया गया होता है। तो जो भी आपको ट्रायल के अंदर, ट्रायल के बाहर बेसिकली जो भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताई जाती है, वो आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में यहाँ से माइनस करते हैं। लेट सपोज 35,000, और यही अमाउंट जो है वो आप इन्वेंट्रीज के अंदर एज एन एसेट भी लिख लेते हैं। बेसिकली हम इसको कहते हैं कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री जो होती है क्लोजिंग स्टॉक की, जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसकी अकाउंटिंग एंट्री कुछ इस तरह से होती है कि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया गया हो तो आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं? आप उसकी एंट्री करते हैं इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी हमें पता थी कि इन्वेंट्रीज की वैल्यू जो है वो हमें आउटसाइड ऑफ द ट्रायल दी गई होती है एडजस्टमेंट्स में। अब यहां से हम आगे बात करते हैं, ये जो वैल्यू हमें दी गई होती है ये कहां से आती है? सवाल तो ये है, हम लोग डबल एंट्रीज कर रहे हैं, डबल एंट्रीज का जितना भी इंपैक्ट है वो ट्रायल बैलेंस में आता है, एंड पे हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई होती है। वो क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग से क्यों दी गई होती है? जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं उस वक्त बच्चों को कहता हूं कि आपने अभी नहीं पूछना, ये तब पूछना जब आप इन्वेंट्री का टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो जनाब बेसिकली ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है ये दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आती है। नंबर वन, चीज़ों की क्वांटिटी, कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय उसकी प्राइस, किस प्राइस पे ये हमें मिला है, कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है और किस प्राइस पे हमें मिला है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है। एक और चीज़ हमने इसकी वैल्यूएट करनी होती है, वो मैं फार्मूले में नहीं लिख रहा, अलग से लिख रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पे आके डिस्कस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की क्वालिटी। तो बहरहाल हमारे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो क्वांटिटी और प्राइस को आपस में मल्टीप्लाई करने से आती है। तो वो जो स्टॉक के नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे हमें जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया होता है वो क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करने से आता है। फर्ज करें एक बिजनेस के पास जो है वो 50 ऐसी पड़े हुए हैं, उन्होंने बेचने हैं, या उसके पास 5 गाड़ियाँ पड़ी हैं जो उसने बेचनी है। तो हर गाड़ी की कीमत क्या है, कितने की आई थी, उसको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल उसकी क्वांटिटी आ जाती, टोटल उसकी वैल्यू आ जाती। लेकिन जब बिजनेस के अंदर आइटम्स ज़्यादा हो जाती या उनकी क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती, आप डिफरेंट डेट्स पे परचेज कर रहे हैं, डिफरेंट डेट पे सेल कर रहे हैं, कुछ आइटम्स आपने परचेज की हैं, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर्स का ख़रीद फरोख्त करते हैं, और लेट सपोज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये कहता हूँ कि आप एक ही तरह की आइटम, एक ही क्वालिटी का, एक ही ब्रांड का
वही एक सेम चीज़ आप सेल परचेज करते हैं, आप 2 आइटम सेल परचेज नहीं करते। उसमें से कुछ आइटम्स आपने परचेज किए हैं, वो आपने रख ली हैं, मिक्स हो गई हैं, फिर उसके बाद नई आइटम्स आई हैं, सेम क्वालिटी है, हर चीज़ बिल्कुल सेम है। तो इस तरह की आइटम्स में क्वांटिटी और प्राइस कैलकुलेट करना, इन दोनों के डायमेंशंस डिफरेंट होती। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस के अंदर कैसे कैसे कैलकुलेशन हो सकती है। जब हम क्लोजिंग स्टॉक की प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं ऐसी आइटम्स की जो फास्टली मूव कर रही हैं, आइटम्स जो है वो चेंज हो रही है। मैंने पहले बताया कि अगर तो आइटम्स थोड़ी सी हैं और हर एक आइटम बड़ी हाई वैल्यू आइटम है, तो फिर बजाय इसके कि हम कोई और कैलकुलेशन करें, हम कहते हैं यार मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ, मेरे पास ये 5 गाड़ियाँ, ये गाड़ी 20 लाख की आई थी, ये 25 लाख की, ये 30 लाख की, ये 35 लाख की, हर एक गाड़ी की मुझे कीमत पता है, मैं वो जमा कर लूँगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास ऐसी आइटम्स है, मैं पेंट का काम करता हूँ, मेरे पास पेंट के हज़ारों डब्बे हैं और डब्बे जो है वो बन बन के आ रहे हैं मेरे फैक्ट्री से और यहाँ कहीं से मैं परचेज़ कर रहा हूँ, तो फिर मैं उनकी क्या प्राइस लूँगा? क्योंकि मुझे अगर मैं परचेज़ करता हूँ तो मुझे डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर ये मिलती है। तो प्राइसेस के हवाले से कि जो आइटम्स मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हैं वो उनकी क्या प्राइस मैं लगाऊंगा, इस हवाले से मेरे पास 2 डिफरेंट प्राइसिंग के या कॉस्टिंग के फार्मूलाज हम इनको कहते हैं, वो मेथड्स हैं। एक मेथड को हम कहते हैं फाइफो मेथड और एक मेथड को कहते हैं हम वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे ये सवाल देखते हैं, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ। एक बिजनेस था, उसके पास ओपनिंग स्टॉक पड़े हुए थे 5 यूनिट्स, मजीद उसने परचेज किए 5 यूनिट, 10 यूनिट और 20 यूनिट, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर परचेज किए हुए हैं। 5 यूनिट 28 रुपये के थे, उसके बाद जो 5 यूनिट मजीद परचेज किए वो 32 रुपये के थे, उसके बाद जो है वो 10 यूनिट परचेज किए वो 34 के थे, 20 यूनिट परचेज किए 40 के थे। तो डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट प्राइसेस पे परचेज किए और फिर हमने सेल भी किए हैं। जो सेल की 8 यूनिट थे वो 60 रुपये के हिसाब से सेल किया, ये इसकी सेल प्राइस है। क्या है? सेल प्राइस। जो 24 यूनिट बेचे वो 60 रुपये के थे, ये भी इसकी सेल प्राइस है, 60 रुपये के बेचे। आए कितने के वो उसकी कॉस्ट होगी अभी नहीं पता वो कितनी। लेकिन इस बिजनेस का अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना चाहूं तो कितना होगा इस बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक? तो सबसे पहले तो मैं इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करूंगा कि क्वांटिटी कितनी, फिर मैं इसकी प्राइस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें ज़रा, एक बिजनेस के पास 5 यूनिट थे और उसने परचेज किए हैं 5, 10 और 20, 35 यूनिट्स परचेज किए तो उसके पास 35 यूनिट आ गए। और जो उसने बेचे हैं वो 8 और 24 यूनिट्स यानी कि 32 यूनिट्स बेचे हैं। तो उसके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 5 जमा 35 40, उसमें से 32 यूनिट गए तो 8 यूनिट। तो इसकी क्वांटिटी तो हो गई 8 यूनिट। इसकी क्या प्राइस लगाई जाए? ये जो हमने यूनिट्स परचेज किए थे 40 यूनिट्स जो हमारे पास टोटल हुए थे ओपनिंग प्लस परचेजेस को जमा करने से, इसमें से 5 यूनिट 28 रुपये के आए थे, 5 यूनिट 32 रुपये के आए थे, 10 यूनिट 34 रुपये के आए थे, 20 यूनिट 40 रुपये के आए थे। तो अब मैं 28 की कीमत लिखूं, 32 की कीमत लिखूं, 34 की लिखूं या 40 की लिखूं? ठीक है जी। तो यहां से ये डिसीजन निकलता है कि हम लोग कॉस्टिंग का फार्मूले के 2 मेथड्स करते हैं, फाइफो और वेटेड एवरेज। फाइफो ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन में ये 8 यूनिट्स तुम्हारे पास वो रह गए हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट परचेज किए थे, उसके अलावा पीछे वाले सारे बिक चुके हैं। फाइफो मेथड ये कहता है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में वो यूनिट्स पड़े हुए हैं जो बिल्कुल आपने आखिरी जो सबसे एंड पे नहीं परचेज किए वो पड़े हुए हैं, बाकी पीछे वाले सारे आपने बेच दिए। तो फाइफो कहता है कि जो चीज़ पहले आई थी फर्स्ट इन वो फर्स्ट आउट होगी, जो बेच दिए हैं वो निकल गए हैं, तो आपके पास कौन से रह गए हैं जो बिल्कुल सबसे एंड पे अंदर एंटर हुए थे। तो हम कहेंगे कि ये 8 यूनिट वो हैं जो ये हमने 27 फरवरी को 20 यूनिट परचेज किए थे वो। तो इसका मतलब ये है कि इन 8 यूनिट की जो हमारे पास प्राइस है वो 40 रुपये लगेगी, क्योंकि वो 20 यूनिट 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आए थे। तो फाइफो कैलकुलेशन ये कहती है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वो यूनिट्स पड़े होंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट परचेज हुए हैं और इनको जो है वो आपने अपनी क्वांटिटी 320 रुपये लिखनी है। तो ये क्या है जी? फाइफो।
बिल्कुल, या इनकम। इनका एक्सपेंस है, इन्वेंट्री डेबिट होती है, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट क्रेडिट होती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही है। जो डेबिट नेचर की चीज़ होती है, जब वो क्रेडिट होती है तो वो कम होती है। तो इन्वेंट्री ये हमारा एक्सपेंस है ना, आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंस, कॉस्ट, तो ये तो एक्सपेंस फिर बढ़ता नहीं है, तो इसको डेबिट नहीं होना चाहिए था। क्रेडिट ही होना चाहिए। ऐसे ही होता है। जिस तरह से आप सोच रहे हो ना, इस तरह से नहीं सोचना इस केस में, ठीक है। सर जी, वो अगर हमें ये कहे कि इसी क्वेश्चन का लाइक इस तरह का क्वेश्चन है, तो उसका हमें कहे कि प्रॉफिट फाइंड आउट करके दें, तो अभी करेंगे ना, इसी में करते हैं। अच्छा भैया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो क्वांटिटी इनटू प्राइस करके आती है। फाइफो कहता है कि भाई वही यूनिट्स रह गए होंगे जो आपने बेच दिए, जो आपने बिल्कुल रिसेंट परचेजेस किए। लेकिन वेटेड एवरेज हमें ये कहता है कि यार ऐसे ना करो। वेटेड एवरेज का मेथड ये कहता है कि जो 8 यूनिट्स है ना, इसकी कीमत ना 32 है, ना 28 है, ना 40 है, ना 34 है। इसकी प्राइस है इन सब का मिक्सचर, इसकी प्राइस है इन सब का मिक्सचर। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम वेटेड एवरेज के केस में एक एवरेज लेंगे सारी प्राइसेस की। तो एक यूनिट 28 रुपये का, एक 32 रुपये का, 34 और 40 का, हमें इन सारों को जमा करके एवरेज प्राइस ले लेनी चाहिए। लेकिन वो कहता है कि यार हमने सारों में नंबर ऑफ यूनिट्स भी फर्क परचेज किए हैं, डिफरेंट परचेज किए हैं। जब हमने 28 रुपये के यूनिट लिए तो 5 थे, 32 रुपये के यूनिट लिए तो 5 थे, 34 रुपये के यूनिट लिए तो 10 थे, और 40 रुपये के यूनिट लिए तो 20 थे। तो इसका मतलब ये है कि हमें बेसिकली टोटल खर्चा निकालना होगा एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। तो वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब ये है कि पूरे साल में हमने जितने यूनिट्स बेचे हैं वो सारे कब कब किस किस वक्त कितने कितने के परचेज किए थे, और उसको हम लोग उसकी एक वेटेड एवरेज प्राइस की फॉर्म में बना लेंगे। तो वेटेड एवरेज कहती है टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो हमारा वेटेड एवरेज का रेट आ जाएगा। तो रेट ऑफ वेटेड एवरेज इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। आपने कब कब कौन कौन से यूनिट्स कितने कितने के परचेज किए हैं। आपके पास ओपनिंग यूनिट थे 5, 28 रुपये के थे। आपके पास 5 यूनिट्स आपने 32 रुपये के परचेज किए। फिर उसके बाद आपने 10 यूनिट्स 34 रुपये के परचेज किए। फिर उसके बाद आपने 20 यूनिट्स 40 रुपये के परचेज किए। तो टोटल आपके पास जो टोटल यूनिट्स थे वो 5, 5, 10 और 20। तो ये आपका फार्मूला बना। ऊपर लिखेंगे टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल खर्चा परचेजिंग पे कितना हुआ, वो क्वांटिटी और प्राइसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो ये 288 का क्या है जी, टोटल खर्चा, डिवाइडेड बाय करेंगे 40 के साथ, तो हमारे पास पर यूनिट कितनी, टोटल 288 है, वैसे 36 है, वैसे 36 आ रहा है ना, ये 36 आता है। जी सर, सारा मिला था ये नहीं सर, वो वाला ये 288 को मैं वो कर जी सर, इसको 38 288 डिवाइडेड बाय 40 कर लो ना। ये बताओ मुझे टोटल ये कितना आता है। ये 36, ये सारा करने के बाद 36 आता है। ये सारा करने के बाद 36 आता Yes, है। sir. तो 36 को 40 से ज़रब दो ना, यहाँ पे लिख लूँ मैं। 5, 28, 5, 32, 10, 34, 2, 40, 20, 40। इसको सिंपल कैलकुलेटर पे ब्रैकेट्स के बगैर भी एंटर कर देंगे तो वैसे ही कैलकुलेटर करेगा। 5 ज़रब 28 जमा 5 ज़रब 32 जमा 18, 10 ज़रब 34 जमा 20 ज़रब 40। ये सारा कैलकुलेटर पे विदाउट ब्रैकेट्स भी एंटर करेंगे तो सही आंसर आएगा। क्या आता है, क्या जी, वो सारा मिलाकर 288 है, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। ओ यार मुझे ये बता दो ना भाई, कौन सा? 36 ज़रब 40 कर दो ना, कितना है। मेरा ये आंसर आ रहा है। वो कहते हैं जी मेरा ये आंसर आ रहा है। इस तरह आपने लिखा है, इसी तरह 5, 28, 5, 32, 10, 34, 20, 40 और 40। 1440 आ 10, 10, 34, 20 जमा 40 ना करना, 20 ज़रब 40 करना, 36। एंड पे आपने 20 + 40 किया हुआ था। 20 मल्टीप्लाई बाय 40 करना है, कितना आता है जी, ये 1440। 1440 डिवाइडेड बाय 40, 36 आ गया। 36 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आपके पास 288। अब ज़रा देखें हुआ क्या
फाइफो कहता है कि बिल्कुल जो रीसेंट परचेजेस है उसकी कॉस्ट लगा दो, वेटेड एवरेज कहता है कि नहीं जो पूरे साल में परचेजेस किए हैं उसकी कॉस्ट लगा दो। तो इससे कोई इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल ली है और फाइफो के केस में हमने बिल्कुल वो कॉस्ट निकाली है जो बिल्कुल रीसेंट परचेजेस की थी। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। इसमें अब सवाल ये आता है, जैसे इसने इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि बताएं आप इसका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ठीक है जी। इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू। हमने कहा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू अगर फाइफो मेथड इस्तेमाल होगा तो 320 और अगर वेटेड एवरेज इस्तेमाल होगा तो 288। अच्छा, अब ज़रा इसकी जो है ना वो प्रॉफिट की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं जी सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें हम लोग लिखते हैं जी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। और जब हम इसको माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। ऐसे ही है जी। अगर हम लोग फाइफो मेथड से चल रहे हैं और वेटेड एवरेज मेथड से चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क आता है जो कि है क्लोजिंग स्टॉक, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। सेल्स क्या होगी, आपने कितने यूनिट सेल किए हैं, ज़रा देखिएगा आपने कितने यूनिट सेल किए हैं। आपने 8 यूनिट 60 रुपये के और 24 यूनिट भी 60 रुपये के, 24 and 8 32 यूनिट 60 रुपये के हिसाब से आपने पूरे साल में सेल किए हैं। तो ये कितना बनता है जी 32 मल्टीप्लाई बाय 60, 1920। तो फाइफो हो या वेटेड एवरेज, सेल तो आपने 1920 की है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ था जी 5 यूनिट्स 28 रुपये के, तो फाइफो हो या वेटेड एवरेज ओपनिंग स्टॉक भी आपका सेम ही होगा, 5 यूनिट्स 28 रुपये के हिसाब से 140 के। यस सर। परचेजेस आपने की हैं टोटल 5 यूनिट 28 रुपये के हिसाब से, बाकी आपने 5 यूनिट 32 रुपये के, 10 34 के, 20 40 के, 1440 की। आपने 1440 में से 140 माइनस करें तो कितना बच जाता है जी 1300। आपने 1300 के यूनिट परचेजेस किए हैं। कैसे आई, आपने 5 यूनिट 32 रुपये के परचेज किए थे, उसके बाद 10 यूनिट 340 के, और उसके बाद 20 यूनिट 40 रुपये के आपने परचेज किए थे। कितने बने जनाब 1300 के। 1300 ही बनेगा, 1300। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अब जो है वो फाइफो और वेटेड एवरेज दोनों के केस में डिफरेंट है। फाइफो के केस में 320 है और वेटेड एवरेज के केस में 288 है। तो ये हम यहाँ से माइनस करेंगे। फाइफो के केस में 320 माइनस होगा और वेटेड एवरेज के केस में कितना माइनस होगा जी 288। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो इन दोनों को मिला के आएगी, कितनी आएगी जनाब, इन सारों को जमा करके 140, 1300, 1440 में से 320 निकाले, 1120 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। और दूसरे केस में 1120 की कितने की कॉस्ट ऑफ सेल्स है जी 1152 की। यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करने से। इसको ऐसे लिखते हैं, हम कहते हैं सेल्स है जी पॉइंट ए, कॉस्ट ऑफ सेल्स है जी पॉइंट बी, तो जीपी हम कह देते हैं ए माइनस बी। तो 1920 और 1120 800, और इस केस में कितनी है जी 788 768। ठीक है जी। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट है कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आता है। क्लोजिंग स्टॉक आता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस करने से। प्राइस जो है वो वेटेड एवरेज और फाइफो मेथड से आती है। वेटेड एवरेज कहता है कि भाई सारे साल की टोटल प्राइसेस का वेट निकाल लो, वेटेड एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स, सारी आइटम्स की वेटेड एवरेज निकाल लें। फाइफो कहता है कि बिल्कुल रीसेंट परचेजेस जो होंगी, मोस्ट रीसेंट परचेजेस, ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में आएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि फाइफो जो होता है उसमें क्योंकि मोस्ट रीसेंट परचेजेस होती हैं,
इसलिए जो रीसेंट प्राइसेस के जो ट्रेंड्स हैं वो फाइफो में नज़र आ रहे होते हैं। कैसे? अब देखें ज़रा रीसेंट प्राइसेस के ट्रेंड क्या हैं। प्राइसेस के ट्रेंड्स हैं, 4 फरवरी को जो चीज़ परचेज़ की थी वो 32 रुपये की थी, लेकिन 18 फरवरी को 14 दिन बाद जो चीज़ परचेज़ की वो 34 रुपये की परचेज़ की, 2 रुपये महंगी हो गई। और फिर कुछ दिन बाद 9 दिन बाद तो वो 6 रुपये और महंगी हो गई। तो रीसेंट प्राइसेस में इंक्रीज आ रहा है, अब प्राइसेस में इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो फाइफो का आंसर ज़्यादा होगा। इसलिए वी कैन से दैट इन एन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिसमें इन्फ्लेशन है, जिसमें प्राइसेस बढ़ रही हैं, फाइफो का आंसर वेटेड एवरेज के आंसर से ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है जी। इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में फाइफो का आंसर हायर होगा। जब हम लोग राइजिंग प्राइसेस की बात कर रहे हैं, राइजिंग प्राइसेस, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वेटेड फाइफो जो है वो हायर होगा। क्यों? क्योंकि फाइफो के अंदर जो प्राइसेस लेते हैं हम बिल्कुल रीसेंट परचेसेस लेते हैं, और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ऑफ फाइफो, अब देखें प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशनशिप इनवर्स होता है, याद रखिएगा। प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है, सॉरी। अगर प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशनशिप पूछा जाए तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इससे प्रॉफिट ऑफ फाइफो जो है वो हायर होगा। देखो यहां से नजर भी आ रहा है, जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक 320 था, प्रॉफिट 800 था, क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ, 288 हुआ, प्रॉफिट भी कम हो गया। तो प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशनशिप जो है वो भी डायरेक्ट होता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फाइफो हायर होगा राइजिंग प्राइसेस में, जब प्राइसेस बढ़ रही हैं। ठीक है जी। तो हमें फाइफो मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अब फाइफो यूज़ करने के वेटेड एवरेज ये बिजनेस का डिसीजन होता है, और इस डिसीजन को बार बार चेंज करने की इजाज़त नहीं होती। स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आप उसको तभी चेंज कर सकते हैं जब आपको कोई ऐसा कन्विंसिंग आर्गूमेंट मिले, कोई ऐसी सिचुएशन चेंज हुई है, कोई काम चेंज हुआ है, कोई बिजनेस या कोई तरीकाकार चेंज हुआ है, जिससे हमें लग रहा है कि अब हमें फाइफो से वेटेड एवरेज पे चले जाना चाहिए। हम हर साल ये नहीं कर सकते कि हर साल हम सोचेंगे यार ठीक है आप चेक करते हैं वेटेड एवरेज के साथ कितना प्रॉफिट आ रहा है और फाइफो के साथ कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो हमें जो ज़्यादा बेनिफिट लगे हम उसके साथ चले जाएं। ऐसा नहीं होगा। आप एक मेथड इस्तेमाल करेंगे, चाहे प्राइसेस बढ़ रही हैं या कम हो रही। फाइफो मेथड इस्तेमाल करना है तो फाइफो मेथड इस्तेमाल करना है, वेटेड एवरेज इस्तेमाल करना है तो फिर वेटेड एवरेज इस्तेमाल करना है। तो ये तो था जी कॉन्सेप्ट। इसे हम कॉस्ट फार्मूला कहते हैं, कि हम लोग जो है वो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्राइसेस कहाँ से पता चलेंगी? हमें प्राइसेस पता चलेंगी कॉस्ट फार्मूला से, कि हमने कौन सी प्राइसेस के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक को इवैल्यूएट करना है। तो प्राइसेस में इतनी ही डिस्कशन है कि फाइफो क्या है और वेटेड एवरेज क्या है। अब हम चलते हैं क्वांटिटी कहाँ से आती है, कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, इसकी क्वांटिटी कहाँ से आती है। अच्छा जी, क्वांटिटी फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। जैसे प्राइस के दो मेथड्स हैं, वैसे क्वांटिटी के दो मेथड्स हैं। एक मेथड को हम कहते हैं पीरियोडिक मेथड, और एक मेथड को हम कहते हैं परपेचुअल मेथड। पीरियोडिक और परपेचुअल जो हैं ये बेसिकली स्टॉक को मेंटेन करने के दो मेथड्स हैं, स्टॉक की अकाउंटिंग करने के दो मेथड्स हैं कि हम स्टॉक को किस तरह से लिखेंगे। पीरियोडिक मेथड जो होता है इसमें स्टॉक की बहुत सारी एंट्रीज हमें नहीं करनी पड़ती, हमें आसानी रहती है। इसका मतलब ये है कि हम पीरियोडिक मेथड में जब अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो हमें आसानी होगी, एंट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी पड़ेंगी। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि हमें फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चलती, और फिर एंड पे हम लोग पीरियोडिक मेथड के थ्रू चलते हैं। देखें पीरियोडिक मेथड पीरियड से रिलेट कर रहा है ना, पीरियड का वर्ड है इसमें। पीरियड से मुराद है कि हम लोग अपना स्टॉक परचेज और सेल करते रहते हैं और सिर्फ उसकी सेल और परचेज की एंट्रीज करते रहते हैं, स्टॉक को मेंटेन नहीं करते।
अकाउंट्स के अंदर, मेन अकाउंट्स के अंदर, हाँ उसकी कैलकुलेशन भी करते होंगे, स्टोर वाले उसका हिसाब भी रखते होंगे, गिनते भी रोज होंगे, लेकिन अकाउंट्स के अंदर हम उसका इम्पैक्ट जो है वो हम हर एक पीरियड के बाद लेते हैं। तो पीरियोडिक मेथड के अंदर आइटम की सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस होती हैं प्राइस वाली, लेकिन क्वांटिटी हम लोग हर एक साल के बाद आफ्टर ए ईयर हम इसका एक वैल्यूएशन कर लेते हैं। हम ये देखते हैं कि इसका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है और हम लोग इसका एक स्टॉक टेक कर लेते हैं। पीरियोडिक मेथड में ईयरली स्टॉक टेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग ईयरली स्टॉक टेक करते हैं और जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है ना, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अपनी इस तरह की वर्किंग भी बना के देखते हैं कि कितना आया कितना गया, हमारे पास होना कितना चाहिए, और स्टॉक टेक के साथ उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास पीरियोडिक मेथड के अंदर क्वांटिटी स्टॉक टेक से आती है, क्वांटिटी जो है पीरियोडिक मेथड में स्टॉक टेक से आती है। हमें पता चल जाता है कि स्टॉक टेक कितना है। स्टॉक टेक से मुराद ये है कि हम लिस्टें पकड़ के उधर जाते हैं जिधर हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है और हम हर स्टॉक को एक एक करके काउंट करते हैं, सारे डब्बे गिनते हैं, सारे बॉक्सेस, सारी आइटम्स, उनकी क्वांटिटी चेक करते हैं, हर चीज़ चेक करते हैं। इसे हम स्टॉक टेक करना कहते हैं। तो हमें वहाँ से क्वांटिटी पता चल जाती है और वो हम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फाइफो मेथड हो या वेटेड एवरेज हो। फिर एक और मेथड होता है जी। अच्छा, उधर जाने से पहले एक चीज़ और समझ लें कि यही वो मेथड है जो हम लोगों ने अभी तक शुरू में पढ़ा है, जिसमें हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड ऑफ ट्रायल अवेलेबल होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल से बाहर अवेलेबल होता है। ये मेथड होता है पीरियोडिक मेथड, जिसमें हमें नहीं पता होता ड्यूरिंग द पीरियड के हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, अकाउंट्स को देख के नहीं पता चलता। हाँ, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हम स्टॉक वालों को कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी वक्त कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन अकाउंट्स के अंदर हमारे पास जब भी हम देखेंगे हमें ओपनिंग स्टॉक ही नज़र आ रहा होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हमें ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नजर आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो साल पूरा होने के बाद ट्रायल बैलेंस से नीचे दिया गया होगा। फिर एक और सिस्टम होता है जी परपेचुअल, जिसमें हम, परपेचुअल का मतलब होता है मुसलसल। परपेचुटी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्यूएम के अंदर कि भाई तसलसल है, यानी कि हम हर सेल्स की एंट्री के साथ स्टॉक को भी अपडेट करते हैं, परचेज की एंट्री के साथ भी स्टॉक को अपडेट करते हैं, सेल्स की एंट्री के साथ भी स्टॉक को अपडेट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं परपेचुअल सिस्टम, जिसमें 2 एंट्रीज होती हैं, 2 एंट्रीज ऑफ ईच स्टॉक, ईच ट्रांजैक्शन। उसका ये फायदा होता है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर ही मिल जाता है, और ना सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल होता है, इनसाइड द ट्रायल हमें क्लोजिंग स्टॉक भी मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अकाउंट की फॉर्म में मिल जाता है इनसाइड द ट्रायल। इसका ये मतलब है कि हम लोग ये जो एंट्री करते हैं ना, ये जो कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ट्रायल के अंदर ही कॉस्ट ऑफ सेल्स नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है जी कॉस्टिंग मेथड क्वांटिटी को मेंटेन करने का। अब इसके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। इन्वेंट्री की एक डेफिनेशन है, वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स, इन्वेंट्रीज एसेट्स को कहते हैं हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आमतौर पे हमने उसको बेचने के लिए रखा है इन द प्रोसेस, या उसको इस्तेमाल करना है आपने प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है जी, आपने उसको प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, इसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन फॉर सेल, अच्छा ये वर्ड जो है ये आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये प्रोडक्शन ही है, यानी कि वो आइटम्स, प्रोडक्शन फॉर सेल का मतलब है आप बेचने के लिए चीजें बना रहे हैं। प्रोडक्शन फॉर सेल, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, ऐसी चीजें जो बन रही हैं इस वक्त और वो बन के बिकेंगी,
या इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, रॉ मटेरियल कहते हैं ये नीचे वाले को, ऐसा मटेरियल जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होगा इसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, और इसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस, WIP। ये वो चीज़ें हैं जो मशीन के अंदर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक शुगर मिल है, उसके अंदर आप जो गन्ना डालते हैं वो उसका रॉ मटेरियल होता है। वर्क इन प्रोसेस बहुत बड़ी मशीन होती है, बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है उस पूरी फैक्ट्री में डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स होते हैं, हर कंटेनर में केन जूस पड़ा होता है, किसी में कुछ फिनिश फॉर्म में, कुछ सेमी फिनिश फॉर्म में, कुछ तकरीबन बना हुआ होता है, कुछ बन चुकी होती है चीनी, बस वो पैक होने वाली है। तो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट रॉ मटेरियल जो है वो इसके अंदर पड़ा होता है, इसे वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, यानी कि विच इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल। और तीसरी चीज़ क्या होती है जी, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या वो बनाया गया है या वो रखा हुआ है, यानी कि जो फाइनल जो आपके सीमेंट बैग्स हैं वो आपकी फिनिश गुड्स कहलाते हैं। तो इन्वेंट्री इन तीनों चीज़ों को कहते हैं, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, जो बैग पैक हो गए हैं वो फिनिश गुड्स हैं, वर्क इन प्रोसेस जो मशीन के अंदर अभी जितना माल लगा हुआ है, और रॉ मटेरियल जो अभी गन्ना आपने रखा हुआ है या और चीज़ें रखी हैं जो कि अभी फैक्ट्री में जानी है। अकॉर्डिंग accounting rules are defined for inventories in IAS to inventory, all rules are defined should be followed consistently। ये बहुत ज़रूरी है जी। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने मेरा नाम लगाना है, अगर आपने कहना है कि भाई हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, या IFRS जिनका आप नया नाम है IFRS को फॉलो करते हैं, तो सिर्फ एक दो को फॉलो नहीं करना, सबको फॉलो करना है। ये ना हो कि आप एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें और कहें कि भाई हम तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, तो ये गलत होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं तो सारे ही करने हैं। इसी तरह से इस्लाम को भी अगर फॉलो करना है तो पूरा पूरा करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी का फॉलो कर लिया बाकी छोड़ दिया। हाँ जी, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ये रूल है। इसी तरह से IFRS भी कहते हैं कि पूरे का पूरा ही, वरना आपने आपको आप IFRS को फॉलो करने वाला बंदा ना कहें। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री, परचेज प्राइस होती हैं, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिए जाएंगे, रिबेट से मुराद है आपको कहीं से कोई माफ़ी मिल जाए, कोई छूट मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से। ड्यूटी ड्रॉबैक्स, ये भी एक तरह से डिस्काउंट होता है जो आपको मिल जाता है, कुछ आपको आइटम्स रिटर्न हो जाती हैं, इनको हम ड्यूटी ड्रॉबैक्स कहते हैं। एंड सिमिलर आइटम्स, ये आपने माइनस करनी है। ऐसे रिबेट्स जो छूटें आपको गवर्नमेंट की तरफ से हो जाती हैं, गवर्नमेंट जो है वो अक्सर औकात कुछ चीज़ों को बेचने के ऊपर लोगों को इंसेंटिव देने के लिए कुछ डिस्काउंट्स देती है। इसी तरह से इसमें ऐड करने हैं आपने इररिकवरेबल टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस जो गवर्नमेंट ले ले और वापस ना करे, वो तो फिर उसकी कॉस्ट में शामिल होंगे। फ्रेट इनवर्ड, चीज़ों को अपने घर लाने की कॉस्ट, हैंडलिंग एंड अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू देयर एक्विजिशन, वो तमाम चीज़ें जो एसेट को परचेज करने के लिए लगी हैं। अगर आप एसेट बना के बेच रहे हैं, जैसे सीमेंट, जैसे आप शुगर बना के बेचते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर फिनिश गुड्स की आएगी क्या क्या चीज़ें, डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। चीज़ बनाने के लिए जितने पैसे लगे, जितनी फैक्ट्री की कॉस्ट लगी, जितनी फैक्ट्री का रेंट लगा, फैक्ट्री की जितनी रिपेयर मेंटेनेंस, फैक्ट्री की जितनी डेप्रिसिएशन, वो सारी एसेट की कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में शामिल होती है। डायरेक्ट लेबर, सिस्टमेटिकली एलोकेटेड फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड इन द प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स, यानी कि फैक्ट्री का जितना खर्चा है वो सारा का सारा उसके यूनिट्स को चार्ज होगा। ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, इन्वेंट्री को परचेज करके अपने पास लाने के लिए जितना खर्चा लगाया वो भी ऐड करेंगे, वो चीज़ें शामिल नहीं करेंगे। एबनॉर्मल वेस्टेज, चीज़ों को बनाते हुए एबनॉर्मली कुछ चीज़ें ज़ाया हो गई। एबनॉर्मल वेस्टेज ऐसे वेस्टेज को कहते हैं जो आपकी गलती की वजह से हुआ है, बॉयलर फट गया या कुछ चीज़ें ज़ाया हो गई, कुछ चीज़ें गिर गई, कोई फैक्ट्री के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया, धमाका हो गया, कुछ हो गया, वो अबनॉर्मल वेस्टेज है। तो फिर नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, ये जब हम अभी आगे पढ़ेंगे वेस्टेजेस को तो फिर उसमें देखेंगे। स्टोरेज कॉस्ट, आइटम को रखने की कॉस्ट आपने शामिल नहीं करनी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अनरिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऐसा नहीं करना कि मालिक की सैलरी, ऑनर की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, सारी सैलरियाँ आइटम की कॉस्ट को चार्ज नहीं करनी है आपने। सेलिंग कॉस्ट, चीज़ों को बेचने की कॉस्ट होती है, वो हमने आइटम की कॉस्ट में शामिल नहीं करनी है। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस, अगर आपने बाहर से कोई चीज़ परचेज की है तो जितने की जिस दिन परचेज किया उतनी की कॉस्ट लिखें। अगर आपने पैसे नहीं दिए और डॉलर बढ़ के महंगा हो गया तो फिर उसकी कॉस्ट शामिल नहीं करनी। इंटरेस्ट कॉस्ट,
भी शामिल नहीं करनी जो कि डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स के ऊपर हो। डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स का मतलब है उधार पे चीज़ें परचेज करना। अगर आप उधार पे चीज़ें परचेज कर लें और आपने डॉलर्स में चीज़ें परचेज की थी और वो डॉलर महंगा हो जाए, तो ऐसे नहीं करना है कि आपने आइटम की कॉस्ट में वो चीज़ें शामिल कर देनी, क्योंकि वो पेमेंट आपने नहीं की थी, चीज़ें तो आ गई थी, सस्ती आई थी वो। इन्वेंट्रीज के केस में FIFO और वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, परपेचुअल और पीरियोडिक का कॉन्सेप्ट है, फिर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और रिटेल मेथड को भी डिस्कस करेंगे। तो जनाब सबसे पहले चलते हैं पीरियोडिक और परपेचुअल मेथड की अकाउंटिंग एंट्रीज में। सारा फर्क इन दोनों मेथड्स की अकाउंटिंग एंट्रीज में है। जब हम लोग परचेज की एंट्री करते हैं तो परचेज टू पेएबल कैश या बैंक करते हैं, लेकिन पीरियोडिक परपेचुअल मेथड के केस में हम ये एंट्रीज थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से करेंगे। हम इन्वेंट्री टू पेएबल कैश और बैंक करेंगे। इसी तरह से परचेज रिटर्न के केस में पीरियोडिक में ये एंट्री होती है, परपेचुअल में ये एंट्री होती है। तो परचेज ट्रांजैक्शन में जो एंट्रीज का डिफरेंस है इन दोनों के अंदर वो ये है कि हम परचेज या परचेज अकाउंट रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ नहीं करते। हम परचेज या परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ नहीं करते, बल्कि इसकी जगह पे हम इन्वेंट्री का अकाउंट ही यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो परचेज की एंट्रीज में ये फ़र्क है पीरियोडिक मेथड और परपेचुअल मेथड में। जहाँ तक सेल्स की एंट्रीज का ताल्लुक है तो हम एंट्रीज करते थे रिसीवेबल टू सेल्स या सेल्स रिटर्न टू रिसीवेबल्स। ये एंट्री इधर भी ऐसे ही होगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ होगा कि हम लोग इसके साथ एक और एंट्री करेंगे। सेल्स की एंट्री पीरियोडिक हो या परपेचुअल दोनों में सेम होती है, सिर्फ ये फ़र्क है कि परपेचुअल में 2 एडिशनल एंट्रीज हमने करनी। जब आइटम सेल करेंगे तो जितने की वो उसकी सेल हुई होगी उससे सेल्स और रिसीवेबल या रिसीवेबल टू सेल्स की एंट्री करेंगे, और ये एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री या इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये एंट्री हम करेंगे कॉस्ट ऑफ आइटम से। फॉर एग्जांपल, अगर हमने आइटम सेल की है 100 रुपये की और उसकी जो कॉस्ट थी, सेल प्राइस थी उसकी 100 रुपये और कॉस्ट थी उसकी जनाब 80 रुपये, तो हम ये वाली एंट्री करेंगे रिसीवेबल टू सेल्स 100 रुपये से, और कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री 80 रुपये से एंट्री होगी। तो रिसीवेबल टू सेल्स 100 रुपये से, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री 80 रुपये से। ये सेल प्राइस से एंट्री करनी, ये कॉस्ट ऑफ आइटम से एंट्री करनी, और जब ये रिवर्स होगी तो वो जितने की बिकी होगी उससे हमने उसको रिवर्स कर देना है। तो सिर्फ ये 2 फ़र्क हैं। पहला फ़र्क क्या है, परचेज की एंट्रीज में परचेज या परचेज रिटर्न का अकाउंट नहीं बनेगा, बल्कि इन्वेंट्री का अकाउंट बनेगा, और वही इन्वेंट्री है जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ रहा है, उसमें सेल्स और परचेज की एंट्रीज करते जाएंगे। तो एट एनी गिवन टाइम ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको जो इन्वेंट्री का अकाउंट नजर आ रहा होगा वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। ये रेंट के ऊपर क्या होगा, पीरियोडिक मेथड में हम क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते थे, स्टेटमेंट बनाते हैं, और उसका नेट इफेक्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालते थे। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट इज नॉट मेड, नहीं बनाई जाएगी। क्यों नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट है हमारे ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ना। डेबिट करते हैं जब सेल होती है, क्रेडिट करते हैं जब सेल रिटर्न होती है। तो ये एक टी अकाउंट बनेगा जिसकी डेबिट और क्रेडिट साइड पे एंट्रीज आती जाएंगी, एंड पे इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, और वो क्लोजिंग बैलेंस हमारा ट्रायल के अंदर होगा। तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, और हमारा इन्वेंट्री का अकाउंट भी ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा। इसका मतलब है कि आपको अगर एक ट्रायल बैलेंस दिया गया हो जिसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक ना दिया गया हो, तो अब आप फिर ये अज्यूम करेंगे कि ये परपेचुअल मेथड से ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। उसके अंदर फिर आपने देखना होगा कि कोई ओपनिंग स्टॉक है। परपेचुअल मेथड में ट्रायल के अंदर ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, ये भी एक निशानी है इसकी। परपेचुअल मेथड में परचेज या परचेज रिटर्न के अकाउंट्स भी नहीं होते, क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट होता है और कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट होता है। ये 4 निशानियां परपेचुअल मेथड की, ये चारों पूरी होनी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक ना हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, परचेज का अकाउंट ना हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट हो। तो ये होती है परपेचुअल। और पीरियोडिक मेथड के अंदर क्या होता है जी, पीरियोडिक मेथड में ट्रायल के अंदर ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज का अकाउंट होता है, क्लोजिंग स्टॉक एंड पे दिया होता है बाहर आउटसाइड ऑफ ट्रायल, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट नहीं होता, वो हमें वर्किंग करनी पड़ती। तो ये है जनाब दोनों मेथड्स के अंदर डिफरेंस, पीरियोडिक और परपेचुअल मेथड।
पीरियोडिक और परपेचुअल मेथड कौन से सिस्टम्स को बिजनेसेस को फॉलो करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस की आइटम्स या ट्रांजैक्शंस कैसी हैं। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो लो वैल्यू आइटम्स पे चलते हैं और ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होती हैं। ऐसे बिजनेसेस के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो हर सेल या हर परचेज के साथ इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्रीज करें। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बहुत थोड़ा होता है और ड्यूरिंग द ईयर वो थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स की ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। ऐसे बिजनेसेस के लिए परपेचुअल मेथड हर सेल परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। देखो ना, एक बिजनेस है, उसका ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स में मैं बात कर रहा हूँ 100 यूनिट्स है और उसका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 300 यूनिट्स है। ड्यूरिंग द ईयर उसने बिजनेस परचेज किए हैं 5000 यूनिट्स और सेल उसने कितने किए हैं 4800 यूनिट्स। अब जब उसका ओपनिंग स्टॉक भी 100 यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक 300 यूनिट है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है इन 5000 यूनिट्स की एंट्री करने की, क्योंकि इसने आना है और चले जाना है और अल्टीमेटली हमें पता चल ही जाएगा कि कितने के आए कितने के गए, क्योंकि हमने इनकी एंट्रीज तो कर लेनी है। हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो क्यों करें हम ऐसा? ड्यूरिंग द ईयर हमें किसी भी वक्त एट एनी गिवन टाइम कॉस्ट ऑफ सेल्स का नहीं पता होगा, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री का नहीं पता होगा अकाउंट्स के अंदर, लेकिन साल के एंड पे जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग बनाएंगे उस वक्त हमें पता चल जाएगा सारा कुछ। या इवन किसी भी डेट पे हम देखना चाहते हैं, 6 महीने गुजरे, हम देखना चाहते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, सिंपल कॉस्ट ऑफ सेल्स की स्टेटमेंट बना लें। कॉस्ट ऑफ सेल्स की स्टेटमेंट बनाएंगे, आपको सारी फिगर्स पता चल जाएंगी। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि इसको पीरियोडिक सिस्टम ही यूज़ करना चाहिए। सारे आइटम्स एक जैसे हैं मोस्टली और इन आइटम्स को जो है वो चेंज नहीं किया जा नहीं होना, वो बस सिंपल सेल परचेज का काम है। एक एजेंसी है जो बोतलें सेल परचेज करती है, पेप्सी की एजेंसी है, रोज़ाना उसमें सैकड़ों ट्रक आते हैं, सैकड़ों तो खैर नहीं कह सकते, रोज़ाना 2-3 ट्रक आते हैं, रोज़ाना 2-3 ट्रक जो है ना वो ले जाते हैं। लोग रिक्शों पे भी ले जाते हैं, लोग आके जो पिकअप पे भी, कैरी डब्बे पे भी पिक करके ले जाते हैं कि यार वहाँ से सस्ती मिल जाती हैं। ऐसे लोगों को क्या ज़रूरत है इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने की? जबकि ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिनमें सेल्स इतनी नहीं होती, ओपनिंग स्टॉक 100 ही है, क्लोजिंग स्टॉक 300 है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर उसने मैक्सिमम 1000 और 800 की सेल्स की हैं। जैसे गोल्ड परचेज करने, सेल परचेज करने वाले हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होती, तो उनको जो है वो परपेचुअल मेथड ही रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा बिजनेस की नेचर क्या है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की क्वांटिटी क्या है और आइटम्स की वैल्यू क्या है। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ ईच आइटम, वैल्यू ऑफ ईच आइटम, कि आइटम हाई वैल्यू है या लो वैल्यू है, आइटम हाई वैल्यू है या लो वैल्यू है। लो वैल्यू आइटम क्या होगी? 100 रुपए की बोतल। हाई वैल्यू का आइटम है जी 5 लाख रुपए तोला सोना। दूसरी जो चीज है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी वो है जनाब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं। हाई वैल्यू ये बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या बहुत थोड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो जनाबे वाला अगर वैल्यू ऑफ ईच आइटम लो हो और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हाई हो तो आपको पीरियोडिक मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वैल्यू ऑफ ईच आइटम हाई है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लो हैं तो आपको परपेचुअल सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए। एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछ सकता है कि किस टाइप की आइटम्स के अंदर आप किस तरह से सेल करना चाहिए आपको। तो ये एक पीरियोडिक और परपेचुअल का कंपैरिजन है। वैल्यू ऑफ ईच आइटम लो है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो लो वैल्यू हाईएस्ट नंबर, हाई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के केस में पीरियोडिक। इस तरह से वो इन दोनों को जोड़ के पूछता है। अच्छा, हम लोगों ने बात की है जनाब कि कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री की जो आइटम की जो एंट्री होगी वो कॉस्ट ऑफ आइटम से होगी। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कभी कभार हमें क्वेश्चन में एक चैलेंज आता है कि हमें उसने कॉस्ट नहीं दी होती। नॉर्मली ऐसे केस में प्रॉफिट को प्रेजेंट करने के दो तरीके प्रेजेंट किए जाते हैं। एक होता है जी मार्कअप
और एक होता है जी मार्जिन। इसको समझने के लिए हम लोग एक स्कीमा बनाते हैं कि किस तरीके से जो है वो इसको रिकॉर्ड किया जाता है। आपको पता है कि सेल प्राइस होती है, उसमें से प्रॉफिट माइनस करते हैं तो आपके पास कॉस्ट आती है। इसका एक स्कीमा है, इस स्कीमा के यहाँ इसका एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है और इसी को इस्तेमाल करना है। ये एक 3 कॉलम का टेबल बनेगा अमाउंट का और परसेंटेज का। इसके बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। इन सारे सिनेरियोज में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई भी रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं तो उनको समझ नहीं आती। तो ये वाला रट्टा लगा लें, ये सही है, ये 100% सिनेरियोज को कवर करता है। जब रट्टा लगाना है, जब फॉर्मेट बनाना है तो ऐसा होना चाहिए जो कि सारे सिनेरियोज को कवर करता हो। नॉर्मली प्रॉफिट का मार्कअप और मार्जिन प्रेजेंट करने के वर्ड्स तरीके इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपने जो वर्ड यूज़ करना है वो है मार्कअप और मार्जिन। अब का मतलब है ऊपर जा रहे हैं आप। मार्कअप में कॉस्ट से सेल प्राइस की तरफ जा रहे हैं आप, तो आपने हमेशा ये वाला स्कीमा ज़हन में लेकर आना है। अब का मतलब है नीचे से ऊपर जाना, और मार्जिन में इन का वर्ड है, इन का मतलब है नीचे आना। ठीक है जी। तो मार्कअप जो होता है वो कॉस्ट अप होता है, मार्कअप जो होता है वो कॉस्ट प्लस कह सकते हैं हम इसको, कॉस्ट से ऊपर जाते हैं हम, अप है तो कॉस्ट प्लस। और मार्जिन जो है वो सेल्स डाउन, यानी कि सेल से नीचे आते हैं आप तो मार्जिन का वर्ड होता है। अप का मतलब ऊपर जाना, अप से याद कर लें। इन से अगर याद ना भी याद रहे तो इन से मुराद है ऊपर से नीचे आना। ठीक है जी, नीचे आ रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं, इन नीचे आ रहे हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखो, जब भी आपको कभी परसेंटेज दी गई हो, फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है जी 15% मार्कअप है, 15% मार्कअप है, तो इसका मतलब ये है कि 15% है कॉस्ट पर, कॉस्ट पर 15% है, तो हम प्रॉफिट के सामने 15% ही लिखेंगे, और वो जिसकी बेसिस पर है उसको हमने 100% रखना होगा। और तीसरी जो परसेंटेज की फिगर है वो आपने इन दोनों को एडजस्ट करके निकालनी है। आपको पता है सेल प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करते हैं तो फिर आपके पास कॉस्ट आती है। तो ऐसा क्या लिखा हो ऊपर कि उसमें से 15 माइनस करें तो 100 रह जाए, 115। अब इसमें जो भी अमाउंट आपको दी गई हो, अमाउंट्स के अंदर से भी एक चीज़ आपको दी गई होगी, वो आपने उसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, उसको उसकी रेलिवेंट परसेंटेज से डिवाइड करना है और जो आपने फाइंड आउट करना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। और मार्जिन के केस में आपने सेल प्राइस को 100 रखना है। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। देखें, मैं कहता हूं जी एग्जांपल हमारा है जी 15% मार्कअप है और हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 15,000। सेल प्राइस फाइंड आउट करनी, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपना स्कीमा बनाएंगे। सेल प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट, अमाउंट और परसेंटेज। हमें क्या दिया हुआ है? 15% प्रॉफिट है, मार्कअप है, आपका मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो कॉस्ट के सामने 100 लिखेंगे। तो सेल प्राइस की परसेंटेज क्या होनी चाहिए? 115%। कॉस्ट प्राइस दी हुई है 15,000 पे, तो कॉस्ट के सामने 15,000 लिखेंगे। अब जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या है? तो हम 15,000 को डिवाइड करेंगे उसकी अपनी परसेंटेज से और मल्टीप्लाई करेंगे 115% से, विच इज़ द परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस। तो सेल प्राइस की परसेंटेज 115% है, उससे मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया जी? 22,500 नहीं, 17,500। 15,575 नहीं, कुछ और आएगी, बताओगे तो? 250। ठीक है जी। तो सेल प्राइस है 17,250 और आपका 2,250 का प्रॉफिट हो गया और कॉस्ट जो है वो आपकी। तो सेल प्राइस आपके पास कितनी आ गई? 17,250।
अब ये सिनेरियो आप हर जगह पे लगा सकते हैं। एग्जाम्पल 1 हमने देखी है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। चलिए थोड़ा नीचे करिए। खैर जाकर ठीक कर लो, फिर तस्वीर लेना। एग्जाम्पल 2, लेट सपोज वो कहता है जी 10% मार्जिन है और इस दफ़ा उसने प्रॉफिट बताया है 2000 का। कहता है सेल प्राइस बताओ क्या है। तो हम उसी तरह से चलेंगे, टेबल बनाएंगे, सेल प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट, अमाउंट, परसेंटेज। प्रॉफिट की परसेंटेज है 10% और मार्जिन है, इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर हमने 100% रखना है और कॉस्ट मेरी 90% होगी। तीसरी अमाउंट हमने प्लस माइनस करके बनानी होती है। पहले परसेंटेज का कॉलम कंप्लीट करना होगा। प्रॉफिट है 2000 रुपये का, तो जो चीज़ मिली हुई है उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड करें। 2000 डिवाइडेड बाय उसकी अपनी परसेंटेज है 10%, और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें 100%। तो ये कितना बनेगा जी 20,000 और कॉस्ट मेरी 18,000 बन जाएगी। मार्कअप हो या मार्जिन, फार्मूला एक ही है। जो प्रॉफिट परसेंटेज दी है वो प्रॉफिट के सामने लिख दें। अगर मार्कअप है तो अप होता है नीचे से ऊपर, तो कॉस्ट को 100 रखना है, नीचे वाली को। इन का मतलब है ऊपर से नीचे, तो सेल प्राइस को जो है वो आपने 100 रख लेना है। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। मैं कहता हूं जनाब कि मेरे पास है 50%, तो 25%। % मार्जिन नहीं, 25% मार्कअप लेते हैं। तो सेल प्राइस बताएं कितनी है, जबकि आपकी जो कॉस्ट है वो 20,000 है। ठीक है, तो सेल प्राइस, प्रॉफिट और कॉस्ट, रुपीज़ और परसेंटेज। प्रॉफिट के सामने 25% लिखना है और अब 100% किसको लिखना है। मार्कअप है तो 100% किसको लिखेंगे, बताना है आप लोगों ने। मार्कअप है तो कॉस्ट को, मार्कअप है ना, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो 100% लिखेंगे। इसका मतलब है ये आपका 75% रह जाएगा। कॉस्ट है आपकी 20,000, सॉरी ये 125% हो जाएगा। कॉस्ट है 20,000, तो हम लोग क्या करेंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाई बाई 125%, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, 25,000। ठीक है जी, 25,000 की आपकी जो है वो सेल प्राइस है। प्रॉफिट जो है वो 5,000 का है और आपकी कॉस्ट 20,000 की। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आंसर आया जी, कॉस्ट थी, सेल प्राइस हमने फाइंड आउट करनी थी, सेल प्राइस थी 25,000। तो नॉर्मली कॉस्ट और सेल प्राइस का आपस में कंपैरिजन कैलकुलेट करने का ये मेथड होता है। अब ले लें इसकी तस्वीर अगर आप लेना चाहें तो। 3 एग्जांपल्स हैं, रूल बिल्कुल सेम है। सेल प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट, अमाउंट, परसेंटेज। प्रॉफिट के आगे प्रॉफिट की परसेंटेज लिखें। बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसमें, सोचने जितना टाइम भी नहीं लगता कि आप सोच रहे हैं कि यार इसकी क्या कैलकुलेशन करनी है, इसको क्या डिवाइड करना है। आपका हाथ फटाफट चलता जाएगा और आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अदरवाइज़ ये मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं। मार्कअप और मार्जिन, सेल प्राइस दी हो, कॉस्ट प्राइस दी हो या प्रॉफिट दिया हो। ठीक है जी, दोनों क्या कहते हैं उससे सिनेरियोज में 3 ऑप्शंस हो सकती हैं। टोटल 6 डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, जिनमें अगर इस मेथड के अलावा आप रटा लगाना शुरू करेंगे तो वो 6 डिफरेंट सिनेरियोज के 6 डिफरेंट मेथड्स आप सोच रहे होंगे। यहाँ पे सिंपल है, आपने इसी तरीके से इसको प्लेस करना है टेबल में, फिर जो अमाउंट दी हुई है उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दें और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये होता है जनाब हमारा
टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ आइटम व्हेन सेल्स प्राइस इज गिवन। तो इन्वेंट्री मेथड्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो चीज़ डिस्कस कर ली है वो ये है कि किस तरीके से हम लोग इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं जब उसकी सेल प्राइस दी गई हो, सेल प्राइस के साथ उसने हमें जो है ना वो मेथड्स दिए। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे शायद मैंने बताया है, हाँ ये मैंने बता दिया, इसको कॉस्ट प्लस भी कहते हैं, इसको सेल्स माइनस भी कहते हैं। मार्जिन को सेल्स माइनस कहते हैं, मार्कअप को कॉस्ट प्लस कहते हैं। ठीक है जी, तो कॉस्ट प्लस का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये फिर अगेन एक डिफरेंस टेबल है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे परचेजेस जो हैं वो हम पीरियोडिक में रिकॉर्ड करते हैं, परचेज अकाउंट में, परपेचुअल में, इन्वेंट्री अकाउंट में। रिकॉर्ड ऑफ परचेज रिटर्न के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, परपेचुअल में हम इन्वेंट्री अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स के केस में हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके कैलकुलेट होती है। और परपेचुअल के केस में ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में लिखी होती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली है। खैर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग लेकर आए हैं। ये जो इधर पहले एग्जांपल की तरफ ले लीजिए ये वाली सर। अब सर ये 15% मार्कअप दिया हुआ है ना, तो 15% को प्रॉफिट के सामने लिख लेंगे। ठीक हो गया। ये समझ आ गई है। कॉस्ट प्राइस दी हुई है, इसकी ये नहीं थोड़ी समझ आई इधर से, मतलब किस तरह के ऊपर नीचे चलते परसेंटेज का क्या इनका रिलेशन है आपस में। देखो, आपने करना ही है कि प्रॉफिट के सामने लिख लिया 15%, अब आपने 100% लिखना है, 100% लिखना है। आपकी जेब में 100% है, वो आपने लिखना है। वो सेल प्राइस के आगे लिखें या कॉस्ट के आगे, यहाँ से सारी गेम है। 15% का प्रॉफिट लिखने के बाद आपने सेल प्राइस लिखनी, 100% लिखना है, वो किधर लिखा जाए। अगर तो मार्कअप है तो आपका मतलब है नीचे से ऊपर, जिधर से शुरू होना है ना उसके सामने लिख देना है। तो मार्कअप है तो कॉस्ट के सामने 100% लिख दें। नीचे से ऊपर जाएंगे। हाँ, अप है तो नीचे से ऊपर जाना है, तो कॉस्ट के आगे 100% लिख दें। अगर मार्जिन होता तो इन का मतलब है ऊपर से नीचे, वैसे इन का मतलब तो अंदर होता है, लेकिन अप के अगेंस्ट हम याद कर सकते हैं कि एक अप है एक इन है, इन का मतलब है नीचे आना, तो 100% सेल प्राइस के आगे लिख दें। तो आपकी जेब में एक 100% है, वो आपने कहीं ना कहीं लिखना है। अगर मार्कअप होगा या कॉस्ट प्लस का वर्ड होगा तो कॉस्ट के आगे लिख देंगे। अगर मार्जिन होगा या सेल्स माइनस होगा तो सेल्स के आगे लिख देंगे। उसके बाद तीसरा जो है वो उसी को प्लस माइनस करने से आ जाएगा। देखो, जब मैं यहाँ पे 100% लिखता हूँ तो फिर ऊपर क्या हो, ऊपर 115 होगा तो फिर ये मेरी इक्वेशन ठीक साबित होगी ना। और अगर ऊपर 100% लिखा होगा तो फिर नीचे वाला मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान है कि 100 में से 15 निकाले, 85 रह गए नीचे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ये करना है कि जब आपके पास परसेंटेजेस आ जाएं, जैसे यहाँ पे इस केस में हमारे पास परसेंटेजेस आ गई हैं, फिर जो अमाउंट दी गई है उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड करना है और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें। देखो, ये अमाउंट दी थी ना 15,000, हमने 15,000 को डिवाइड किया 15,000 की अपनी परसेंटेज से जो उसके सामने लिखी हुई थी, और हमने सेल्स प्राइस फाइंड आउट करनी थी तो सेल प्राइस की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दी। अब हर जगह ऐसे ही हो रहा है, जो चीज़ हमें दी गई है हम उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड करते हैं और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे? प्रॉफिट भी उसी तरह से आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेके निकाल लें। ये भी आ गया, ये भी था, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। सही है। क्या ख्याल है? पहले में मार्कअप था तो इसलिए 100% नीचे आया, दूसरे में मार्जिन था तो इसलिए 100% ऊपर आ गया। ऊपर आ गए। बाकी काम सीधा सीधा है कि तीसरी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, उन दो के डिफरेंस है, और जो चीज़ दी गई है उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड करना है, जो फाइंड करना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लें। यह हम प्रॉफिट के लिए भी कर सकते हैं। देखो, 15,000 दिया हुआ है, उसको 100 से डिवाइड करें, 15% से मल्टीप्लाई करें, सीधा प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा। 15,000 को सिर्फ हम उससे मल्टीप्लाई कर दें 15% से, तब भी हमारे पास वो वैल्यू आ सकती है। 15,000 को 15% से अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यू। हाँ, वो कॉस्ट के केस में हो जाएगा। सेल प्राइस के केस में कैसे करोगे? अगर आपको सेल प्राइस दी गई हो, इस केस में प्रॉफिट कैसे निकालोगे?
ये भी वही है ना, 25% मार्कअप है ना। अगर 25% मार्जिन होता और कॉस्ट दी गई होती फिर क्या करते? कॉस्ट से सर जी निकालना आसान है, लेकिन ये प्रॉफिट या इस तरह सेल दी हो तो चलो ये करके दिखाओ मुझे। 25% मार्कअप, सेल प्राइस दी हुई है 20,000 की। अब बताओ मुझे कैसे करोगे? कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। नहीं आ रहा सर जी से एग्जैक्ट। सेल प्राइस कितनी, कॉस्ट कितनी आ रही है? 25,000। यस सर, कॉस्ट 25,000। सेल प्राइस 20,000 है, कॉस्ट 25,000 है। मैं लॉस में बेचा है। अब इसको इस तरीके से करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हो ना वो इसमें हो जाता है कि सीधा सीधा 25% ले प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन जब आपको कॉस्ट सेल प्राइस दी हो, कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो, तो ये सीधा सीधा नहीं ना होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक ऐसा मेथड देखते हैं जो सारे सिनेरियोज में एक जैसे ही चले। सेल प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट, रुपीज, परसेंटेज, इस पे कितना टाइम लगता है? कॉस्ट होता है जिस पे लिए, सेल प्राइस होता है जिस पे बेचा। जी, यार कि काफी रिवर्स कर देता, थक गए यार। कोई बात नहीं बेटा, इस तरह से तो पूरा नहीं ना होगा। पता नहीं नींद बढ़िया है। नींद बड़ी आ रही है, हम तो गवाह हैं इस बात के कि आपको कितनी नींद आ रही है। पता नहीं यार क्यों रही है। इस तरह भी 25,000 ही आ रहा है। क्या कॉस्ट प्राइस 25,000 की आई थी, 20,000 की बेची, तो 25% प्रॉफिट कैसे आ सकता है? ये देखिए, मुझे नहीं पता, आप कर रहे हो। 20,000 को आपने कॉस्ट में, मार्कअप है ना। यस सर। चलो देखो, हम कहते हैं जी सेल प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट, ठीक है जी, रुपीस, परसेंटेज। प्रॉफिट कितना परसेंट है? 25%। मार्कअप है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं 100 और ये 125। क्या दी हुई है? सेल प्राइस 20,000 तकसीम 125 ज़रब 100 कितना बनता है? पाँच पैसे 15,000 आएगी। 16,666। नहीं सिर्फ 16,000। पाँचवा हिस्सा, हाँ ठीक है, 16,000, 4,000 का प्रॉफिट। ये इसका भी है टोटका, देखो ना। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 25% मार्कअप है। 25% मार्कअप में आपका जो सेल प्राइस होगी ना वो 125 हो जाती है। मार्कअप है, एक में आप 25 ऐड कर दें, सेल प्राइस है, सेल प्राइस से डिवाइड कर दें 125 से, तो आपके पास 16,000 आ जाएगा। तो वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ये एक छोटा सा टेबल है जिससे वही बात निकलती है। इस छोटा सा टेबल बस बना लिया करें। वैसे मार्कअप है क्या चीज़? मार्कअप प्रॉफिट को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक हो गया जी। चले जी, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है। हमने बेसिक डिस्कशन जो की है वो हमने ये की है कि परपेचुअल पीरियोडिक का डिफरेंस देखा है, वेटेड एवरेज फाइफो का डिफरेंस देखा है, और मार्कअप मार्जिन की कैलकुलेशन सीखी है कि मार्कअप और मार्जिन में कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। कल यहाँ से इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू करेंगे और फिर इसको टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।